नमस्कार, शाम के 6 बजने को है, वक्त हल्ला बोल का है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नीतीश कुमार है, कैबिनेट में विस्तार है। आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। नीतीश बार बार इधर से उधर पलटी मारकर सीएम बनते हैं, खुद शपथ लेते हैं और फिर मंत्री बनाते हैं। एक बार फिर ऐसा ही होने जा रहा है। नीतीश 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी था, जो अब से थोड़ी देर में होने जा रहा है। कुछ ही देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू कोटे से 9 मंत्री शपथ लेंगे, यानी कि 21 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। थोड़ी देर में बिहार में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 21 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। जिन 21 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, उनमें जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। अगड़ी जातियों के 6 हैं, दलित भी 6 हैं, ओबीसी और ईबीसी 4 हैं। एक मुस्लिम विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, जो अब तक की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आज से थोड़ी देर के बाद आपको बताते चले, अब तक जो नाम निकलकर सामने आए हैं वो नाम अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से रेणु देवी, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, नीरज कुमार सिंह, नितिन नवीन, दिलीप जायसवाल, संतोष सिंह, जनक राम, केदार प्रसाद गुप्ता, हरीश सहनी, कृष्ण नंदन पासवान, सुरेंद्र मेहता के नाम निकलकर सामने आए हैं। जेडीयू की ओर से अशोक चौधरी, लेसी सिंह, महेश्वर हजारी, जयंतराज, सुनील कुमार, जमा खान, शीला मंडल, रत्नेश सदा, मदन महनी का नाम अब तक निकलकर सामने आया है। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने जाएगी। हमारे 2 संवाददाता अलग अलग जगहों से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण पटना से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। हिमांशु मिश्रा राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कुल विधायक जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनकी तादाद कितनी है? क्या वो पहुंच चुके हैं? क्या जानकारी इस बाबत आप देंगे? बीजेपी से कितने, जेडीयू से कितने, इसको लेकर पुख्ता जानकारी अब तक निकलकर क्या सामने आई है? शशि। बिल्कुल, देखिए, जो 21 नाम हमारे पास हैं चित्रा, उन्हीं नामों पे मुहर लगेगी और हमारे जो सूत्र हैं वो बहुत गंभीर हैं और जब जब उनसे खबर हमको मिली है तो उस खबर पे मुहर भी लगी है। तो हमें कोई शक और संदेह नहीं है कि हमारी खबर कैसी होगी। रेणु देवी जो पिछली सरकार में, मतलब जो एनडीए की पिछली सरकार थी 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद, उसमें डिप्टी सीएम थी, उनको शपथ दिलाया जाएगा। मंगल पांडे भी मंत्री रहे हैं, उनको शपथ दिलाया जाएगा। जनक राम रहे हैं, उनको भी दिलाया जाएगा। बीजेपी से कुल 12 नाम हैं और 9 नाम जनता दल यूनाइटेड से है। जनता दल यूनाइटेड से जो चेहरे आज शपथ लेने वाले हैं उसमें 8 पुराने चेहरे हैं, जिसमें रत्नेश सदा को लेकर चर्चा हो रही थी कि रत्नेश सदा शायद ड्रॉप हो जाए, क्योंकि संतोष सुमन को, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको शामिल किया गया है, तो वो शायद ड्रॉप हों, क्योंकि वो मुसहर जाति से आते हैं और दलित समुदाय से आते हैं, उसी तबके से आते हैं जिससे जीतन राम मांझी के बेटे आते हैं। तो अब ये स्थिति है कि रत्नेश सदा की भी एंट्री होने जा रही है। थोड़ी देर में जो मंत्री हमने संभावित नाम जो बताए हैं, उनकी अंदर मौजूदगी भी हो गई है और थोड़ी देर में कार्यक्रम अपने रूप में होगा। 6:30 बजे का वक्त दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे दोनों डिप्टी सीएम यहाँ मौजूद रहेंगे। जो कुल 21 मंत्री शपथ लेने वाले हैं उसमें 6 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री बनेंगे राज्य कैबिनेट के अंदर, और वो सभी बीजेपी के हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने नए चेहरों पे भरोसा दिया है। पुराने चेहरे जिनकी वापसी हो पाई है उसमें नितिन नवीन है, मंगल पांडे हैं, जनक राम है, रेणु देवी हैं। ये वो चेहरे हैं जो पहले भी मंत्री रहे थे, लेकिन जो ड्रॉप हो गए, जो 2020 से 22 तक मंत्री रहे, उसमें अगर प्रमुख नाम करें तो जीवेश मिश्रा, रामसूरत राय, रामनारायण, मतलब बहुत सारे चेहरे हैं जिनको ड्रॉप भी किया है। तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम रहे थे, उनको बीजेपी ने ड्रॉप किया है। तो ये स्थिति है अपने आप में इस वक्त, और जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके साथ सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन पहली बार मंत्री बनने वाले बीजेपी के विधायकों के चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। उनके नाम के साथ इनके ऊपर दांव लगाया जा रहा है, हिमांशु, ताकि 40 में से 40 सीटों पर एनडीए को जीत दिलाई जा सके। शायद यही कारण है कि जातिगत और सामाजिक हर एक समीकरण को साधने की कोशिश यहां पर की गई है बीजेपी की ओर से। क्या हो गया? ये समीकरणों को भी साधने की कोशिश जो है वो की गई है और क्षेत्रवार समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है। हर क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन हो, हर जाति का रिप्रेजेंटेशन हो मंत्रिमंडल में। भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को लेकर कोऑर्डिनेशन किया है जेडीयू के साथ। लेकिन एक चीज आप देखिए कि जीतन राम मांझी चाहते थे कि उनकी पार्टी का एक और मंत्री जो है वो बने, उनको इंडेक्ट नहीं किया गया है। और साथ ही साथ उम्मीदें ये भी थी कि पशुपति पारस
को जो ऑफर है चित्रा वो ये दी गई थी कि प्रिंस राज जो समस्तीपुर से सांसद हैं वो मंत्रिमंडल में आए, तो वो भी नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अब कैबिनेट का जो फाइनल रूपरेखा है अब से कुछ देर में साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि सभी समीकरणों को साध कर जो है ये मंत्रिमंडल बनाया गया। एक चीज चित्रा आपने कही कि नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ले ली है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ लिया है, लेकिन जेडीयू के ये नेता कहते हैं हम ना इधर पलटी मारते ना उधर पलटी मारते, हम तो वहीं तटस्थ रहते हैं, लोग आते हैं और जाते हैं हमारे साथ। ये बात तो कभी सच कोई है। डिप्टी सीएम बन जाता है, कभी छोड़ जाता है, फिर दूसरा बनता है। हाँ। जब वो छोड़ जाता है और तो वो जो पहले थे वो आ जाते हैं। उनका कहना है हम वही हैं। और वो तो वही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब हम जहां पर हैं वहीं रहेंगे, अब पलटी नहीं मारेंगे। हाल ही में हमने देखा प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान सीएम नीतीश कुमार की ओर से कई क्या बार बयान वो आया कह है। चुके मैं लौट रही हूं आपके पास। फिलहाल एक बड़ी खबर राजधानी उत्तर प्रदेश से आ रही है। राजधानी दिल्ली से भी एक बड़ी खबर है, उसके पास हम जाएंगे, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। यूपी की बड़ी खबर का फिलहाल अभी रुख कर लेते हैं। आपको बताते चले समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश लोकसभा के मद्देनजर बिजनौर से यशवीर सिंह को टिकट दिया गया है, नगीना से मनोज कुमार को उतारा गया है, मेरठ से भानु प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है, विजेंद्र सिंह को अलीगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है, हाथरस से जसवीर वाल्मीकि को, लालगंज से दारोगा सरोज को और भदोही से भी यहां पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ये जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 सपा प्रत्याशी, इस तरह से उनकी ओर से ये जो लिस्ट जारी की गई है। 7 और कैंडिडेट के नाम, लेकिन भदोही से तृणमूल कांग्रेस यहां पर लिखा हुआ है। तो क्या टीएमसी को ये वाली सीट दी जा रही है, क्योंकि नाम में तो तृणमूल कांग्रेस लिखा हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा प्रत्याशियों की अगली लिस्ट यहां पर निकलकर सामने आ गई है। मेरठ से भानु प्रताप, अलीगढ़ से विजेंद्र को उम्मीदवार बनाया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं, भदोही सीट टीएमसी के लिए छोड़ दी गई है। टीएमसी के लिए भदोही की सीट छोड़ दी गई है, एक सीट टीएमसी के लिए। तो ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई, लेकिन एक बार फिर से लेकर चलते हैं आपको बिहार। बिहार में सामाजिक जातिगत समीकरण साधते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद 1.5 महीने के बाद आपको बताते चले ये मंत्रिमंडल विस्तार, जिस पर सभी की निगाह इस वक्त टिकी हुई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी मौजूद हैं। दानिश कुरैशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेल्लारी जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। सबसे पहले अजय आलोक जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, मंत्रिमंडल विस्तार क्या करेगा 2024 में बीजेपी एनडीए का कल्याण? अब तो सभी की निगाह इसी बात पर है। देखिए, 2024 की तो बात हम लोग ना ही करें तो अच्छा है चित्रा जी। 2024 का चुनाव तो फॉर्मेलिटी है ना, तो जनता मन बना चुकी है, अब की बार 400 पार। और मैं बता रहा हूं कि मेरे स्टेट से 40 में 40 जाएंगी, यानी 10%। सामने हरा कुर्ता दिख रहे मुझे, उनके स्टेट से 80 में 80, मतलब 20%। तो 400 का 30% इन्हीं दोनों प्रदेशों से जाएगा। अब मंत्रिमंडल विस्तार तो सरकार के लिए जरूरी होता है। इतने विभाग, और 2 उप मुख्यमंत्री संभाल रहे थे, मुख्यमंत्री संभाल रहे थे और 3 मंत्री और हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार होना था। मंत्रिमंडल विस्तार आज हो रहा है और इसका एक और फायदा है, देखिए बैठे बिठाए और बिना कुछ किए हमारे पास इतने स्टार प्रचारक और हो गए। सब मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में घूमेंगे तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ेगा विकास कार्यों में। अब तो आचार संहिता लग जाएगी कल परसों में, लेकिन कम से कम जो कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा लगातार होती रहेगी। एक गवर्नेंस का मॉडल जो है वो हमेशा चलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में रहती है वहां फोकस तो रहता है गवर्नेंस का। नीतीश जी का भी फोकस गवर्नेंस पे है और एक म्यूचुअल कॉम्बिनेशन है। जब हमारे साथ रहते हैं तो निश्चित तौर पर विकास की गति 2 गुना 4 गुना बन जाती है। हाँ, ये दावे तो बहुत किए जाते हैं बड़े बड़े अजय आलोक जी, लेकिन पलटवार विपक्ष की ओर से लगातार इन मुद्दों पर किया जाता है। अनुराग भदौरिया जी को आपने यहाँ पर कोट किया है हरे कुर्ते के तौर पर। अनुराग जी, अब सीधे आपसे ही जवाब लेते हुए, वो कह रहे हैं कि 40 की 40 बिहार में और 80 की 80 उत्तर प्रदेश में, 400 पार का ये जो नारा दिया गया है, 120 सीटें तो यहीं से लेकर आ रही है बीजेपी। अनुराग भदौरिया जी, अगर इतना ही इन्होंने काम किया होता और अपने ऊपर इतना विश्वास होता तो ना इनको आज
देश में और दूसरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री बदलने पड़ते, ना मंत्री बदलने पड़ते, ना नए मंत्रियों को चुनाव के समय शपथ दिलानी पड़ती, ना नए नए गठबंधन हाथ पैर जोड़ के करने पड़ते, ना भ्रष्टाचारियों को जिन पे आरोप लगाते थे उनको अपनी पार्टी में लेना पड़ता, ना ही परिवारवाद पे जो आरोप लगाते थे उन परिवारवादी पार्टियों को भी हाथ जोड़ जोड़ के लाके अपने गठबंधन में शामिल इनको नहीं करवाना पड़ता। अगर इनके अंदर जरा सा भी कॉन्फिडेंस होता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसके मतलब ये चुनाव हार रहे हैं। जब कोई चुनाव हारता है तो हड़बड़ा के क्या करता है, उसके कान में आके कोई बोलता है सर वो हरियाणा हार जाएंगे, ठीक नहीं है, अरे जल्दी मुख्यमंत्री बदलो, मंत्री बदलो, उसको बदलो, इसको बदलो। सर उत्तर प्रदेश में ही मामला गड़बड़ा गया है, वहां भी कुछ करना होगा, जल्दी से लाओ, राजभर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, जल्दी पलटो। अरे सर वो गाली दे, अरे गाली दे रहा था, कोई बात नहीं, गाली दी है तो क्या सत्ता आनी है ना, जल्दी मंत्री बनाओ। जो लोग इनको गरियाते थे, जो लोग इनके लिए भरा बुला बोलते थे, सबको ले आए, जिनकी पार्टी इन्होंने तोड़ी उनको भी अपने साथ ले आए। तो इसके मतलब कौन है परेशान? क्योंकि उनको पता है कि जनता इनके साथ नहीं है। जनता इनके साथ कैसे होगी बताओ? मैंने चित्रा जी पहले बोला, फिर बोल रहा हूं, एक मां अपने बेटे को क्या कभी युद्ध के देश में भेज सकती है जहां युद्ध हो रहा हो? रोजगार के लिए कोई मां भेज सकती है क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहता हूं, उस मां से आंख मिला के देखो, आपको एहसास हो जाएगा आपकी हालत क्या है जमीन पे। एक मां अपने विदेश भेजती है अपने बेटे को रोजगार करने के लिए जहां युद्ध चल रहा है। बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं जवाब दूंगी बीजेपी से। बड़ी खबर यह है, शराब नीति घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है कि कविता को ईडी ने, आपको बताते चले, शराब नीति मामले में बड़ी खबर यह है, हिरासत में ले लिया है के कविता को। केसीआर की बेटी है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर हैदराबाद से कि कविता को हिरासत में लिया गया है एक ऐसे वक्त में, आपको बताते चले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के दौरे पर हैं। घर पर छापेमारी के बाद उनको हिरासत में लिया गया है। दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के घर पर ईडी ने पहले छापेमारी की, बड़े पैमाने पर तलाशी भी की जा रही थी और उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के घर पर ईडी ने छापेमारी की। ये रेड कविता के हैदराबाद वाले घर में हो रही थी और जानकारी के अनुसार बीआरएस नेता के कविता के घर पहुंचने के बाद, पूछताछ करने के बाद उनको हिरासत में ले लिया है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी जारी है। कविता के आवास के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती है। बीआरएस की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है। तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है, इसका अब असर क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बीआरएस कार्यकर्ता जो हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कविता दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाई गई हैं। आपको बताते चले, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से बीआरएस नेता के कविता को दी गई सुरक्षा को 13 मार्च तक के लिए बढ़ाया था। फिलहाल अब इस पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, सभी की निगाह इसी बात पर बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता के घर पर पहले छापेमारी होती है और उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया जाता है। बीआरएस एमएलसी के कविता के आवास पर हैदराबाद में ईडी ने पहले छापेमारी की और उसके बाद उनको हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जाएगी, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले, इसके पहले हमने देखा कि कविता से कैसे ईडी और सीबीआई दोनों ने पहले पूछताछ के लिए उनको बुलाया था और फिलहाल ये बड़ी। अब्दुल बशीर हमारे संवाददाता हैदराबाद से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब्दुल, के कविता को ईडी ने हिरासत में ले लिया है, अब उनको दिल्ली लेकर आया जाएगा। क्या कार्रवाई हुई है आज पूरे दिन भर दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में? ये कार्रवाई हुई है और जरा तस्वीरें भी दिखाइए आप अब्दुल। जी बिल्कुल, आज लगभग दोपहर के वक्त जब कविता के घर ईडी के अधिकारी, लगभग 10 अधिकारी कविता के घर पर आए थे, उन्होंने रेड छापामारी हुई, जिसके बाद अभी कुछ ही देर पहले बताया जा रहा है कि कविता को हिरासत में ले लिया गया है। ये उनके ऊपर ये आरोप है कि साउथ कार्टेल जो है शराब घोटाले में, साउथ कार्टेल में 100 करोड़ तक के किकबैक्स देने के इन पर आरोप है। इसी के चलते कविता पर आज रेड हुई थी और इसके बाद आज कस्टडी में ईडी ने लिया है। हालांकि कविता ने लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट के लिए अपना जो है अर्जी दाखिल की थी, अरेस्ट नहीं करने के लिए, समन्स से जो है कुछ छूट के लिए, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने उनको उसका जो वक्त समय दिया था। लेकिन आज ईडी ने अचानक दोपहर में उनके घर पर छापेमारी के बाद कविता को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। अभी बताया जा रहा है कि यहाँ से उनको दिल्ली लेकर जाया जाएगा ईडी ऑफिस में, जहाँ पर उनसे आगे की पूछताछ, आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी हिरासत में लिया गया है के
कविता को। ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त में हुई है जब कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा लोकसभा के मद्देनजर। उसके ठीक पहले आपको बताते चले कि कविता की शराब नीति घोटाला मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। जैसे और जानकारी निकलकर सामने आती है इस कथित घोटाले से जुड़ी हुई आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बिहार का रुख कर लेते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार का वक्त है, वहां पर तैयारी पूरी है। 40 लोकसभा की सीटें हैं। जातिगत सामाजिक समीकरण साधकर बीजेपी जेडीयू की सरकार वहां पर 40 की 40 सीटों पर क्लीन स्वीप करना चाहती है, लेकिन क्या ऐसा संभव होगा? अभिषेक झा जी जल्दी से एक टिप्पणी। और अनुराग भदौरिया ने इसके पहले बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, उस पर भी जवाब आपके। एकदम संभव, एक बहुत नेचुरल अलायंस रहा है एनडीए का, और पिछली बार कमोबेश यही स्वरूप था। और आपने देखा कि 40 में 39 सीटें बिहार की जनता ने जिता दी थी, और इस बार 40 में 40 सीटें मिलेंगी, क्लीन स्वीप होगी, क्योंकि गठबंधन पहले से भी मजबूत हुआ है। सोचना उन लोगों को है जिनके कुनबे में आपसी नोला कुश्ती है, सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं हो पा रहा। मैंने बार बार बिहार का उदाहरण दिया है। बिहार में अभी एमएलसी के चुनाव हुए थे, इसी राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी को 5 में से एक भी सीट नहीं दी जितवाई। तो लालू प्रसाद यादव जी मटन बनाने की रेसिपी बखूबी बताएंगे राहुल गांधी जी को, और शुभकामनाएं देंगे कि आप देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी को सीटें नहीं मिलने वाली हैं लोकसभा में लड़ने के लिए। और अगर मिल भी जाए कृपा पर राष्ट्रीय जनता दल की, तो ये जीतने नहीं वाले, क्योंकि इनकी स्थिति यहाँ बहुत बद से बदतर होती चली जा रही है। तो कमोबेश स्थिति यही है कि ये किसी भी रचनात्मक सुधार को समझते नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन या अपने किसी भी सरकार में कुछ सुधार करती है, तो ये चीजें सीखने वाली है, ये चीजें समझने वाली है कि कोई भी संगठन किसी को भी कभी भी मौका दे सकता है। लेकिन जो पार्टियां परिवारवादी वंशवादी होती है ना चित्रा जी, उनके लिए प्राथमिकता ये होता है कि एक बार जो जम गया उसको जम गया, अब वो हटेगा नहीं, चाहे उसे काम करना आता हो कि नहीं आता। तो भदौरिया साहब उन लोगों की ही पैरवी करते रहते हैं, ठीक है, यही पैरवी का प्रवक्ता है, इसलिए उनकी भाषा इस तरह। ठीक है, जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी बाकी लोगों से भी ले लेती हूँ। दानिश कुरैशी जी आपके पास आते हुए, उसके बाद कन्हैया जी मैं फौरन आऊंगी आपके पास। दानिश कुरैशी जी, आप लोगों ने भी लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है बिहार को लेकर, लेकिन आज ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसके जरिए 2024 में क्लीन स्वीप करना चाहता है 40 सीटों पर एनडीए। दानिश जी। देखिए चित्रा जी, मैं समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि 100% जो है पक्ष उनके पक्ष में रिजल्ट आए, और ये हर पार्टी की कोशिश है, करनी भी चाहिए, उससे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति बिहार की थी और पहले अलग थी और अब की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि कहीं कोई बदलाव नहीं है। जेडीयू के जो प्रवक्ता अभी कह रहे थे, वो भाषणबाजी कर रहे थे, तो ये समझ में नहीं आता कि अब के पहले जिनके साथ में वो थे वो इसमें मानते थे या नहीं मानते थे परिवारवाद में, ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ के ये खड़ा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार एकम जिस तरीके से काम कर रहा है, और मोदी जी जो बातें कह रहे थे कि हमने जिस तरीके का समाज में वो किया है कि मेरे लिए महिलाएं अलग हैं और युवा अलग हैं, जिस तरीके की भाषा उन्होंने विभाजित की थी, आज जो मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे उनकी करनी और कथनी पे सीधा ये प्रहार है, ये साफ तौर पे। रह गई बात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी ईमानदारी के साथ ईमानदार कोशिशों के साथ मैदान में है, और आप देखिएगा ये चाहे कुछ भी बातें कर रहे हो कि 400 पार के 600 पार, उससे कुछ फर्क होने वाला नहीं है। इस बार इनकी लुटिया डूबेगी, बिहार में तो कम से कम खतरनाक वाली डूबने वाली है। ठीक है, कन्हैया बेलारी जी जल्दी से एक आपकी टिप्पणी, उसके बाद हम पटना लेकर चलेंगे अपने दर्शकों को। वहां पर अब राजभवन की तस्वीरें भी सामने आ रही है, लेकिन कन्हैया जी, आज ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, वो होने जा रहा है, और जो नाम निकलकर सामने आए हैं, ये क्या संकेत और संदेश दे रहे हैं? नहीं, नाम तो ठीक ही है, नाम में क्या दिक्कत है। मैं जनता दल के जो प्रवक्ता हैं, वो बता रहे हैं कि नेचुरल अलायंस है। इसके पहले और नेचुरल अलायंस था क्या? वो तो जब बदलते हैं कहते हैं यही नेचुरल अलायंस है, इससे बढ़िया कोई नेचुरल है। और ये नेचुरल अलायंस में मंत्रिमंडल विस्तार में 47 दिन लग गए। आप समझ सकती हैं कि इतना 47 दिन क्यों लगा। होता है कि भाई लिस्ट नहीं आ रही है, भाजपा की तरफ से लिस्ट नहीं है, कहाँ लिस्ट अटक गया था। 47 दिन लिस्ट नाम तय करने में लग गया। और जीतन राम मांझी जो है बेचारे 2 रोटी के लिए तरस रहे, मतलब डिमांड था, अब तो एक ही रोटी उनको मिला। ये भी बात है, अब वो क्या करेंगे। उधर जो है
पशुपति पारस जो है वो टाल ठोक रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, और 400 पार की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी नेतृत्व जो है नगरे नगरे द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। जहां भी आंध्र प्रदेश में गठबंधन हो गया बड़ा खुश हैं, बीजू पटनायक ये बीजू जनता दल से बहुत खुश हैं, नीतीश कुमार से हो गया बहुत खुश हैं। तो 400 पार कैसे, मतलब इतना कॉन्फिडेंट होने के बावजूद भी गठबंधन के लिए इतना लोग चिंतित हैं, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। और नीतीश कुमार सरेंडर कर दिए हैं बिहार में, भाजपा के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया एक तरह से, क्योंकि ये तो इनका डील जो था वो लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने का, ये सब है, सब ये ओपन सीक्रेट हो गया है। लेकिन नहीं मानी बीजेपी ने कह दिया कि नहीं, हम लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव नहीं कराएंगे। आप इसीलिए ये डिले करते गए। आप बताइए, 2 दिन से अखबारों में छप रहा है, कल ही था आज हो जाएगा, आज ही संशय की स्थिति थी, किसी के पास कोई खबर नहीं था। मैं एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के यहाँ बैठा था, हमने पूछा शाम 5 बजे 5:30 बजे आपके पास कोई आया है क्या इसकी खबर? अतना कुछ नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, नहीं होगा क्या मैं अभिषेक जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन अभी तेलंगाना का हम रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर रोड शो शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मल्काजगिरी की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए आप देखिए बड़ी तादाद में किस तरह से वहां पर कार्यकर्ता आम लोग उमड़े हुए हैं। जरा एक बार सुनते हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। गिरी से रोड शो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके लिए बेगमपेट पहले पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख पा रहे हैं भारी तादाद में किस तरह से वहां पर लोग उमड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव में अब चूंकि कल ऐलान किया जाना है तारीखों का, उसके ठीक पहले मल्काजगिरी की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बताते चले कि 15 मार्च से लेकर लगातार उनका वहां पर एक के बाद एक कई कार्यक्रम दक्षिण भारत में लगा हुआ है, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग किस तरह से उमड़े हुए हैं। हालांकि 130 लोकसभा की जो दक्षिण भारत में सीटें हैं उनमें से बीजेपी के पास 29 ही हैं, जिनमें 4 तेलंगाना से आती हैं और 25 कर्नाटका से। लेकिन इस बार तेलंगाना में अपनी सीटों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि 17 सीटों में ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में किया जा सके, उसकी कोशिशें प्रधानमंत्री की ओर से लगातार की जा रही हैं। और जिस तरह की भीड़ उमड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी इस भीड़ को दिखाकर ये कॉन्फिडेंस बताना चाहती है कि देखिए जिस तरह की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर से दक्षिण तक है, दक्षिण में भी हर हिस्से में उसका कमल खिलेगा। लेकिन क्या ये संभव होगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आपने देख लिया, तो वहीं उत्तर में खासतौर से बिहार में सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये जो कवायद की जा रही है उसके जरिए क्या 40 सीटों पर वही मजबूत उपस्थिति दर्ज कर पाएगा एनडीए, जैसा कि पिछली बार देखने को मिला था। कोशिशें लगातार की जा रही है। सुजीत झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, अब चूंकि घड़ी नजदीक आ रही है, वो जो वक्त मुकर्रर किया गया है शाम 6:30 बजे का 10 मिनट बाकी है, क्या तैयारी देख रहे हैं आप? देखिए, तैयारी पूरी है और काफी प्रतीक्षा के बाद ये तैयारी आई है। अभी हम राजेंद्र मंडपम जो कि राजभवन में है, और यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा होगा लगातार कई बार हुआ, आज भी हो रहा है। 47 दिनों के बाद जब 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने 9वीं बार जब शपथ ग्रहण किया था, तो लगा था कि 2-4 दिनों में ये मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। पर पहले उसके बाद हुआ कि विश्वास मत प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद हुआ कि विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगा, उसके बाद होगा। उसके बाद हुआ कि विधान परिषद का चुनाव समाप्त हो जाएगा, तब होगा। अब देखिए, कल विधान परिषद का रिजल्ट भी आ गया, निर्विरोध सारे लोग चुने गए, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उम्मीदवार थे, और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इसमें भी 2 दिन का वक्त लगा। परसों ही खबर आ गई थी कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन कुछ बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि वो तैयार नहीं थे इसके लिए, क्योंकि बीजेपी को
लोकसभा चुनाव पर ज्यादा ध्यान था और ज्यादा फोकस था उनका, जबकि नीतीश कुमार चाहते थे कि लोकसभा चुनाव से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाए। बीजेपी की तरफ से ये भी बातें आ रही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद विस्तार किया जाएगा, ताकि अभी जो नाराजगी है, अगर कोई नाराज होता है वो नाराजगी ना रहे, क्योंकि 40 की 40 सीटें जीतनी है। तो ये जो पूरी माथापच्ची की गई है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी ने 6 नए चेहरे दिए हैं, आप समझ लीजिए। जेडीयू ने तो कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है। संजय झा राज्यसभा चले गए तो एक महेश्वर हजारी को लिया गया है। महेश्वर हजारी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, कोई नया चेहरा नहीं है वो, लेकिन बीजेपी में 6 नए चेहरे लिए हैं। और ये उसमें पूरा ख्याल रखा गया है जातीय समीकरण का। आपको पता ही है कि बिहार में जातीय गणना भी हुई है, तो उसका भी ख्याल रखा गया है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित पर ज्यादा फोकस है। सवर्णों को भी नहीं छोड़ा है, ये भी बात है कि सवर्णों को भी जगह मिली है। हाँ। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है सुजीत जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर यह है, नीतीश कैबिनेट में 108 एजेंडे पर मोहर लगी है। राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा गया है। सीएम नीतीश के गृह जिला नालंदा के राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के नाम पर मोहर लगाई गई है। भागलपुर एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को लीज पर दिया जाएगा और बिहार के प्रमुख शहरों के पास राज्य सरकार टाउनशिप बनाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट की यह आखिरी बैठक, जिस पर 108 एजेंडे पर मोहर लगाई गई है, इसके संकेत क्या समझे जाएं? सुजीत। बिल्कुल साफ संकेत है। देखिए चित्रा कि राजगीर में जो एयरपोर्ट बनने की बात है, ये भी चर्चा पहले से थी। अभी मोइनुल हक स्टेडियम की बात कर लेते हैं। अभी रणजी का मैच हुआ था यहाँ, इतनी जर्जर स्थिति है, काफी भद्द पिटी थी बिहार की। उस समय डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, वो क्रिकेटर भी रह चुके थे। उन्होंने भी कहा था कि हम इसको बनवाएंगे। तो कुल मिलाकर जो विकास के जो सपने दिखाए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, आखिरी बैठक है ये लोकसभा चुनाव से पहले, तो निश्चित तौर से लोगों को लुभाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए ये होता है, प्रयास किया जाता है। और इसमें बहुत सारी चीजें जो कैबिनेट में आती है वो पूरी भी हो जाती है और समय पर पूरी होती है, ऐसी बात नहीं है। पहले बहुत सारी घोषणाएं हुआ करती थी चुनाव से ठीक पहले, लेकिन वो पूरी होती है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, देर सवेर ये पूरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सारी तैयारी की गई है। ये सारा स्टेज जो आप देख रही हैं राजेंद्र मंडपम में जो लगा है, ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को ही ध्यान में रख के किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार में एक अलग प्रेशर है। ये 40 सीटें आपने पिछली बार जीती थी और वो भी बहुत ज्यादा मशक्कत उसमें नहीं करनी पड़ी आपको, लेकिन 40 में से 39 सीटें आपने जीती थी। इस बार 40 में से 40 जीतना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना है कि महागठबंधन भी आज इंटैक्ट है। उनके साथ लेफ्ट पार्टियां भी हैं, पहले नहीं थी पिछली बार, ये ध्यान रहना चाहिए। पिछली बार कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़े थे, इस बार माले भी साथ में है। तो निश्चित तौर पर जो उनका कोर वोट बैंक है उसका बहुत असर पड़ सकता है। एक और बड़ी खबर है, इसका भी जवाब मैं आपसे चाहूंगी सुजीत। एक और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, बिहार सरकार ने 2 नेताओं की सुरक्षा में जबरदस्त इजाफा किया है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है और हम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अनिल कुमार को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसके मायने क्या हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल मायने बिल्कुल साफ हैं। देखिए, ये पूरा जो बदलाव हुआ है बिहार में, इस बार का जो परिवर्तन हुआ है, गठबंधन का परिवर्तन, सरकार का परिवर्तन, जो भी कह लीजिए, उसमें संजय झा का एक अहम रोल रहा है और उनके प्रयास की वजह से ही महागठबंधन से निकल के नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आए हैं। तो निश्चित तौर पर उसका इनाम उन्हें मिलना चाहिए। वो राज्यसभा भी चले गए हैं, ये भी एक इनाम के तौर पर ही देखा जा रहा है। तो सुरक्षा तो होनी चाहिए। दूसरी बात कि अनिल कुमार को जो दिया गया है, देखिए हम पार्टी जो है, जीतन राम मांझी 2 मंत्रियों की मांग कर रही थी, 2 मंत्री की मांग कर रहे थे। एक तो बना गए, संतोष मांझी को बना दिया गया है। दूसरा
जो है ये अनिल कुमार के लिए ही मांगा जा रहा था। अब अनिल कुमार को मंत्री नहीं बनाया गया तो उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर। नीतीश कुमार आ गए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप देखिए राजभवन पहुंच चुके हैं और तमाम नेता हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से वो मुलाकात करते हुए मंगल पांडे हाथ जोड़कर उनके पास आ रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता भी यहां पर जिनको आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है सभी कतारों में आगे मौजूद हैं और वहां पर नारेबाजी भी हो रही है। एक बार सुन लेते हैं नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं इन तस्वीरों में और मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार अब अपनी कुर्सी तक जाते हुए और तमाम दूसरे नेता खड़े होकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सभी आज जिन मंत्रियों को शपथ दिलाया जाना है खासतौर से नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण को पूरी तरह से साधने की कोशिश की है। 6 सवर्ण, 6 दलित, 4 अति पिछड़ा, 4 पिछड़ा और 1 मुस्लिम चेहरे को शपथ लेते हुए आज इस मंच पर आप देखने वाले हैं। नीतीश कुमार के आते ही वहां पर आपने देखा किस तरह से नारेबाजी शुरू हो गई और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे वहां पर लगने लगे। 9 बार रिकॉर्ड शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और अब उनकी कैबिनेट का ये जो विस्तार है वो अपने आप में काफी ज्यादा अहम होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर और ये देखिए नए मंत्री कुछ नए हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं। मंगल पांडे तो पहले भी रह चुके हैं, कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे। हमारे साथ सुजीत झाल जुड़े हुए हैं। सुजीत, अगर भारतीय जनता पार्टी के चूंकि चेहरों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं उनके तमाम विधायकों को, जरा बताइए कि क्या क्या खास है, कितने लोग नए हैं, कितने पुराने हैं, क्या क्या समीकरण साधा गया है इसमें? देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कोई ना कोई प्रयोग करती रहती है। पिछली बार भी आपको याद होगा कि रेणु देवी को और तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम बना दिया था मोदी जी के जगह पर। तो कहने का मतलब ये है कि वो प्रयोग करती रहती है। इस बार भी ये देखा गया है कि 6 नए चेहरे सुशील कुमार मोदी की जगह पर उन्होंने बना दिया था। तो 6 नए चेहरे इस बार बीजेपी ने प्रयोग में इस बार मतलब शामिल किया है मंत्रिमंडल में बीजेपी की तरफ से, जिसमें से आप कह सकते हैं देखिए शुरू से अगर देखा जाए तो रेणु देवी पिछली बार डिप्टी सीएम थी, इस बार उनको मंत्री बनाया गया। मंगल पांडे रह ही चुके हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री थे पिछले 5 सालों से। नीतीश मिश्रा भी पहले मंत्री थे 2010 में, लेकिन बीच में कुछ गैप हो गया, 10 वर्षों के बाद वो मंत्री बन रहे हैं। नीरज कुमार सिंह वो पिछली सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। नितिन नवीन भी पिछले पथ निर्माण मंत्री थे, इस बार भी मंत्री बनाया गया है। दिलीप जायसवाल की चर्चा मैं करना चाहूँगा, ये किशनगंज से आते हैं और कटिहार से, और किशनगंज में इनका मेडिकल कॉलेज है और कोषाध्यक्ष है ये बीजेपी के, प्रदेश बीजेपी के। तो निश्चित तौर पर इनको मौका मिला है। 2 बार ये एमएलसी रह चुके हैं, दूसरी बार ये एमएलसी बने हैं। और संतोष सिंह राजपूत, जो कि संतोष सिंह ये हैं कैमूर के, जो शाहाबाद क्षेत्र है। आप देखिएगा कि शाहाबाद क्षेत्र से 2 ही विधायक जीते थे पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया था, लेकिन बढ़ती उम्र के होने की वजह से इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। और संतोष सिंह जो कि एमएलसी हैं, उनको मौका दिया गया है। जनक राम पहले भी मंत्री रह चुके हैं, एमएलसी हैं ये। केदार प्रसाद गुप्ता वैश्य जाति से हैं, जो कुढ़नी से जो उपचुनाव हुआ था। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा चित्रा की केदार गुप्ता जब जीते थे तो बीजेपी बिल्कुल अकेली थी और महागठबंधन से उसका मुकाबला था, नीतीश कुमार भी उधर थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने में कामयाबी हासिल की। और मुझे लगता है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है इसकी वजह से इनको ये मौका मिला है। हरीश सहनी जो कि मलाह जाति से हैं, ये भी एमएलसी हैं, इनको भी चूंकि अति पिछड़ा है तो इसलिए ज्यादा मैं आ रही हूँ सुजीत जी आपके पास। इस वक्त राज्यपाल आ चुके हैं, राजेंद्र अलकेकर जी, और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का आगमन हो चुका है, राज्यपाल महोदय और सभी
अपनी अपनी जगह पर वहां पर खड़े हो चुके हैं। इसके बाद राष्ट्रगान होगा, फिर एक एक करके वहां पर शपथ दिलाई जाएगी इन तमाम चेहरों को, जिनका जिक्र सुजीत झा हमारे सहयोगी करते हुए दिखाई दे रहे थे। रेणु देवी, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, नीरज कुमार सिंह, नितिन नवीन, दिलीप जायसवाल, संतोष सिंह, जनक राम, केदार प्रसाद गुप्ता, हरी सैनी, कृष्णनंदन पासवान, सुरेंद्र मेहता, ये बीजेपी से शपथ लेंगे। राज्यपाल अपनी जगह पर आते हुए सबसे पहले राष्ट्रगान और उसके बाद एक एक करके तमाम विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह यहां पर शुरू हो जाएगा। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ। राष्ट्रगान का समापन, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और अब एक एक करके शपथ दिलाई जाएगी उन 21 चेहरों को जिनका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। यकीनन इनके ऊपर दारोमदार होगा बिहार को आगे ले जाकर एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें कैसे दिलाती है। पिछली बार तो 39-39 पर जीत हासिल की थी और अब सुनते हैं कि करके अनुमति के बाद नाम अनाउंस किए जाएंगे। मंत्री की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूं। राज्यपाल सचिवालय बिहार आदेश संख्या ओट 1/2024 407 रासा दिनांक 15/3/2024 आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। 1. श्रीमती रेणु देवी। 2. श्री मंगल पांडे। 3. श्री नीरज कुमार सिंह। 4. श्री अशोक चौधरी। 5. श्रीमती लेसी सिंह। 6. श्री मदन सैनी। 7. श्री नीतीश मिश्रा। 8. श्री नितिन नवीन। 9. डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। 10. श्री महेश्वर हजारी। 11. श्रीमती शीला कुमारी। 12. श्री सुशील कुमार। 13. श्री जनक राम। 14. श्री हरि कुमारी। 12. श्री सुशील कुमार। 13. श्री जंतराज। 17. श्री मोहम्मद जमा खान। 18. श्री रत्नेश सदा। 19. श्री केदार प्रसाद गुप्ता। 30. श्री सुरेंद्र मेहता। 21. श्री संतोष कुमार सिंह। यह राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एस चौंटू राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने के पात्र है। रेणु देवी जो कि नोनिया अति पिछड़ी जाति से आती हैं, हमारे साथ सुजीत लगातार जुड़े हुए हैं। रेणु देवी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है और आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम पिछली बार उनको बनाया गया था, अब उनको मंच पर आमंत्रित किया गया है ताकि वो पद और गोपनीयता की शपथ यहां पर लेती हुई आपको दिखाई देंगी। एक एक करके तमाम नामों को अनाउंस किया गया है और यहां पर रेणु देवी जो इसके पहले आपको बताते चले डिप्टी सीएम भी रह चुकी हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। सुनते हैं उनकी शपथ।
निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। रेणु देवी ने यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। आपको बताते चले, इसके पहले भी बड़े बड़े पदों पर वो रह चुकी हैं। 2005 से 2009 तक खेल, कला, संस्कृति मंत्री रह चुकी हैं बिहार सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, जब एनडीए की वहां पर गवर्नमेंट थी। इसके अलावा 2020 से 2022 तक जब साथ साथ नीतीश और बीजेपी के लोग थे, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग विकास, उद्योग मंत्री रह चुकी हैं। और 2020 नवंबर से अगस्त 2022 तक उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। और आज एक बार फिर से पद और गोपनीयता की शपथ इनकी ओर से ली गई है। बेतिया निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं, 4 बार बेतिया से बिहार विधानसभा की सदस्य चुनी गई हैं। 5वीं उप मुख्यमंत्री रह चुकी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। और यहां पर अब पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद उनको शपथ की कॉपी दी जा रही है। यहीं से नई जिम्मेदारी अब इन सभी की शुरू होती है। देखते हैं अगला नाम। मंत्री श्री मंगल पांडे से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मंगल पांडे बीजेपी का बड़ा सवर्ण चेहरा, सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां पर मंच पर जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी इसके पहले रह चुके हैं। बंगाल की भी जिम्मेदारी मंगल पांडे को दी गई है, वहां भी अक्सर इनके दौरे लगते रहते हैं। फिलहाल पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए मंगल पांडे को सुनते हैं। 3 बार एमएलसी रहने का अनुभव है। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंगल पांडे ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। 3 बार एमएलसी रहने का उनका अनुभव है। 2013 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर चुके हैं। उस दौरान पार्टी ने आम चुनाव में जीत हासिल की थी। 2014 में हम सब ने देखा था एनडीए को 31 सीटें मिली थी। नवंबर 2016 तक बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे। 2012 में पश्चिमी यूपी विधानसभा चुनाव के समय उन्हें उस क्षेत्र का प्रभारी भी बनाया गया था। हिमाचल का प्रभारी रहते हुए 2017 में बीजेपी को जीत दिलाई थी। कई जीत भी 2022 में पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया और एक बार फिर से नीतीश कैबिनेट में उनको जगह दी गई। इसके पहले भी नीतीश कैबिनेट में वो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर चुके हैं। 31 दिसंबर 1972 को बिहार के सीवान जिले के महाराजगंज के भिरगू बलिया में किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। मंत्री श्री नीरज कुमार सिंह से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। नीरज कुमार सिंह को अब यहां पर आमंत्रित किया गया है। मंगल पांडे के बाद
सुपौल के छातापुर से बीजेपी के विधायक हैं। 1969 में नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू का जन्म हुआ और अब वो पद गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। सुनते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीरज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। नीरज सिंह बबलू को आपने सुन लिया। जय श्री राम का नारा भी उन्होंने आखिरी वक्त में दिया अपनी शपथ के बाद। और आपको बताते चले, पहले जेडीयू के नेता थे, बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। उसके बाद 2015-2020 में छतरपुर से विधानसभा के लिए चुने गए। 5 बार रह चुके हैं विधायक छातापुर से, माफ कीजिएगा, छातापुर से वो चुने गए। 2021 में पर्यावरण और वन मंत्री भी रह चुके हैं। जेडीयू में 2015 तक थे, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अब अपना शपथ पत्र लेकर वो यहां से निकलेंगे। तमाम जो अपर कास्ट को भी साधने की कोशिश इन तमाम चेहरों के जरिए की जा रही है। श्री अशोक चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। अशोक चौधरी महादलित समुदाय से आते हैं और इस वक्त पद और गोपनीयता की शपथ के लिए मंच पर जाते हुए पूर्व मंत्री दिग्गज नेता महावीर चौधरी के बेटे हैं अशोक चौधरी। पहले कांग्रेस में थे, अभी जेडीयू में हैं और पद गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मैं अशोक चौधरी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अशोक चौधरी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अशोक चौधरी महादलित समुदाय से आते हैं। डॉक्टर अशोक चौधरी ने जेडीयू में आने से पहले अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की थी। साल 2000 में पहली बार बिहार के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे और उसी समय तत्कालीन राबड़ी मंत्रिमंडल में उनको राज्य मंत्री भी बनाया गया था। बाद में अशोक चौधरी ने 2013 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी संभाली। 4 साल से ज्यादा बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कार्यकर्ताओं में अच्छी पैठ रही, लेकिन 2018 में कांग्रेस छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया। जेडीयू का चुनावी मैनेजमेंट संभालते हैं वो, और यकीनन 2024 का ये जो चुनाव होने जा रहा है उसमें उनकी भी बड़ी भूमिका। महादलित समुदाय से आते हैं, इस लिहाज से उनको एकजुट रखकर एनडीए के पक्ष में वोट कराने की उनकी ओर से कोशिशें की जाएंगी। श्रीमती लेसी सिंह से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। लेसी सिंह को अब मंच पर बुलाया गया है। ये तमाम चेहरे पहले भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में आप देख चुके हैं। धमदाहा से जेडीयू की जनता दल यू की विधायक हैं, 50 साल आपकी उम्र है। इसके पहले फूड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मंत्री के तौर पर इन्होंने 2021-22 में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया है। मैं देशी की सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं लेसी सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। लेसी सिंह ने पद गोपनीयता की शपथ ले ली है। पति की हत्या के बाद राजनीति में प्रवेश किया था। धमदाहा से जेडीयू की विधायक हैं। इसके पहले लेसी बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नीतीश कुमार की कैबिनेट मंत्री भी वो रह चुकी हैं। साल 2000, 2005, 10, 15, 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार के धमदाहा निर्वाचन क्षेत्र से शानदार जीत हासिल लगातार वो करती हुई चली आ रही हैं। धमदाहा पूर्णिया से जो सीट आती है 5वीं बार विधायक चुनी गई और इस बार 34,000 वोटों से जीत हासिल की। बूटन सिंह की पत्नी 2000 में उनके पति की हत्या कर दी गई थी। बिहार सरकार में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रह चुकी हैं। वरिष्ठ नेताओं में से एक लेसी सिंह को माना जाता है और यहां पर शपथ पत्र राज्यपाल से हासिल करती हुई धमदाहा से जेडीयू के विधायक, और इस बार भी माना जा रहा है कि उन्हें कोई अच्छा मंत्रिमंडल दिया जा सकता है।